नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अफरोज रजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। एक शेर नमस्कार। सुनाइए आज आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये अमीर मीनाई साहब का एक शेर है। जी। ये करीब है यारो हम्म। रोज महशर, वाह। छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, वाह। जो चुप रहेगी जबान खंजर, हम्म। लहू पुकारेगा आस्तीन का। जी। यानी इस शेर में उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने किसी को मार डाला है जी। तो महशर कहते हैं कयामत को, जी। यानी प्रलय। जी। यानी यदि दुनिया खत्म हो जाती है, ईश्वर के सामने हर आदमी को अपना हिसाब देना पड़ता है। हम्म। तो कह रहे हैं कि अगर कातिल चुप रह गया हम्म। तो आस्तीन में लगा खून आवाज देगा हम्म। कि मैंने मारा, बच नहीं पाओ। तो जैसा कि अफरोज सर ने आपको शेर सुनाया, इसका तमहीद मतलब इसकी प्रस्तावना इस बात से ली है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला लगा था जिसकी सुनवाई होनी थी। वो था वक्फ संशोधन एक्ट जो बन गया है, उसको लेकर लगभग 70 से ज़्यादा याचिकाएं हैं, 76 याचिकाएं हैं, जिसमें से 6 राज्य सरकारों की है और एक केंद्र की कैबिनेट है। और उस पर कई तेज तर्रार वकील देश के, हरीश साल्वे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कपिल सिब्बल और क्या कहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, देश बहुत के जाने वाले जाने माने बहुत लगभग सारे, एक दर्जन वकील एक दर्जन वकीलों ने अपने अपनी आसपास बात रखी। बात रखी है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और 3 जजों की खंडपीठ थी। इसमें सीजेआई जस्टिस खन्ना, संजय कुमार और वीके महादेवन साहब थे। ये 3 जज थे। सीजेआई संजू खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस एसआर गवई उसके बाद नए सीजीआई होंगे। जो आज ये मामला उठा तो वैसे तो एक झटके में लास्ट में लगा था और ये 3:15 बजे, 3 बजे शुरू हुआ था, 4:15 बजे तक ये सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे लंबा चलाया गया। 4:30 4:15 तक लगभग ये सुनवाई चली। और एक इंटरिम ऑर्डर भी लास्ट में 3 जजों की खंडपीठ ने कर दिया था लगभग, जिसमें पहला था कि सीजीआई ने कहा था कि अंतरिम आदेश कोर्ट के द्वारा वक्फ घोषित किसी भी मामले पर लागू नहीं होगा। दूसरा, कलेक्टर कार्रवाई तो कर सकता है, जारी रख सकता है, लेकिन उसे लागू नहीं कर सकता है। और तीसरा, धर्मनिरपेक्षता को संतुलित बनाए रखने के लिए, समानता के अधिकार को बनाए रखने के लिए कि जो बोर्ड का काउंसिल होगा उसमें पदेन अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सारे सदस्य मुस्लिम हो गए। हालांकि बाद में तुषार मेहता गिड़गिड़ाए, आज कई बार पानी पीने नौबत आ गई थी, बहुत बुरी फंस गए थे तुषार मेहता जी। अभी सर बताएंगे पूरा लीला वाली। लेकिन ये कल 2 बजे तक के लिए उसको अंतरिम आदेश को भी लागू नहीं किया है। कल 2 बजे फिर सुनवाई इस पे होगी। कुल 76 याचिकाएं हैं इस पे। और उसमें एक चीज और सीजीआई ने बहुत अच्छी कही कि मान लीजिए कोई 13वीं या 14वीं शताब्दी में मस्जिद बनी है तो उसका कागज कहाँ से लाएगा आदमी, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो 1860 में बना है। तो 1860 से पहले वाला एक मुद्दा ये था। दूसरा था कि आप जो 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला, ये एक मामला फंसा था। और एक वक्फ एक्ट में जो संशोधन और चीजों के हुए हैं वो भी एक मामला बहुत बुरी तरीके से फंसा था। सरकार इसमें घिरी हुई है और देखने वाली बात होगी इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा सरकार के लिए बहुत मुसीबत साबित होगी। इसीलिए कल उन्होंने ये ईडी वाला नया दांव खेला, सोनिया गांधी राहुल गांधी वाला। क्या कहेंगे सर, आज की सुप्रीम कोर्ट में तो आज कमाल हो गया। बिल्कुल, तुषार मेहता तो आज पानी पी मांग रहे थे, जी जी कई जी। बार गिड़गिड़ाए। भारत सरकार की तरफ से जो सरकारी वकील पेश हुए, आज उन्हें जवाब नहीं देते बन रहा था सुप्रीम कोर्ट में। जी। जिस वक्त जजेस उनसे सवालात करते थे कि नए एक्ट में ये चीज़ें क्यों जोड़ी गई हैं, ये तो सरासर उल्लंघन हो रहा है, जी। इसमें गैर मुस्लिम कहाँ से आ जाएंगे, हिंदू कहाँ से इनकी कमेटी में आ जाएंगे। आज जैसे सेक्शन सी पे बहुत बढ़िया हाँ जस्टिस संजय कुमार ने तुषार मेहता से पूछ लिया हाँ। कि 2 महिलाएं मुस्लिम हो सकती हैं तो कुल 8 ही होंगे मुस्लिम, तो 22 का मामला है, तो खाली जब 8 ही मुस्लिम होंगे तो भैया तो बहुमत तो गैर मुस्लिमों का होगा। उसको लास्ट में तुषार मेहता पलट गया, नहीं साहब सिर्फ 2 ही इसमें जो जरूरी है कि गैर मुस्लिम होंगे, बाकी मुस्लिम होंगे। नहीं नहीं, ये तो उन्होंने बिल्कुल आखिर में जब उन्होंने लगभग इंटरिम आर्डर अपना हाँ, सुना दिया था सुनाया था लगभग कि हम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा है कि ये होना चाहिए। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर कोई किसी मामले में कार्रवाई कर रहा लेकिन उसका आर्डर प्रभावी नहीं होगा, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कोर्ट की होगी वही फाइनल देगी उस पर, वो कुछ नहीं। और जो सरकार का ने जिसको वो हाई कोर्ट ने जिन वक्फ को, जिन प्रॉपर्टीज को
डिक्लेयर कर रखा है वक्त, वो डिलीट नहीं हो सकता, वो डीनोटिफाइड नहीं हो सकता, वो वक्त माना जाएगा। तुषार मेहता वही रटा रटाया दे रहे थे, 38 बैठक और हुई, जो बैठक जेपीसी में भी वो हुई। कहा उन्होंने कि अगर पदेन सदस्य साहब का मान लीजिए कि सरकारी है और मुस्लिम नहीं है तो बाकी सारे सदस्य मुस्लिम होंगे। तो ये तीन बातें ऐसे कह दी हैं उन्होंने कि जो नए वक्फ को लेकर के बेचैनी थी कि ये शरीयत में, मुस्लिम शरीयत में जो मुसलमानों का अपना मानना है कि हमारे जो धार्मिक कार्य है, हमारा वक्फ जो है वो अल्लाह के नाम से जुड़ा होता है, यानी अल्लाह की राह में आपने अपनी जायदाद को वक्फ कर दिया, समर्पित कर दिया, पंजीकृत करा दिया कि इससे जो भी आय हो, जो भी हो, वो गरीबों, मिस्किनों और जो बकौल मोदी जी के जो लोग पंचर जोड़ रहे हैं उनको दी जाए। वे पंचर से मुसलमान नहीं जोड़ते हैं, हिंदू भी जोड़ते हैं। नहीं, अब वो उन्होंने जैसे अभी उन्होंने कहा कि हम इसलिए इस एक्ट को ला रहे हैं कि वो कांग्रेस ने इनको पंचर जोड़ने पर मजबूर किया था, तो इनके हालात हमें सुधारना है। उनकी बात से ये मतलब निकल रहा है जो वक्फ एक्ट आ रहा है और जिसको विरोध हो रहा है, कांग्रेस कर रही है, तो उसने मुसलमानों के हक में तो कुछ किया नहीं, आज वो पंचर जोड़ रहे हैं। बहरहाल हाई सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ऐसा मोड़ पर ला दिया है मामले को कि ये साफ साफ लग रहा है कि इस एक्ट संशोधन में जल्दबाजी से किया गया, सरकार पर कोई सारी जवाब होनी है। हाँ, कोई जवाब उसके पास नहीं है। सरकारी वकील जिस तरीके से कि बाकी गिड़गिड़ा रहे थे कि साहब वो देखिए उनके तो गला सूखा जा रहा है, पानी मांग रहे हैं, तो उसमें दो चीज टर्निंग पॉइंट है सर। एक तो इसमें राम मंदिर और सिरूर मठ का उदाहरण दिया गया कि अनुच्छेद 26-25 से पूरी तरह अलग है। अनुच्छेद 26 राज्य के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। एक जगह और फंसे सरकार, एक सीनियर काउंसिलर मिस्टर विकास, उन्होंने कहा कि सर 1995 का जब एक्ट बना था उसमें भी बहुत सारी याचिकाएं कोर्ट में, हाई कोर्ट में डाली गई थी, जिसमें आज 30-35 साल हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ है सुनवाई। तो वहां बहुत बुरी तरह सरकार फंसी। तुरंत CJI राम ने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, वो सारी याचिकाएं अपने पास बुला ले रहे हैं, पहले हम उसी पर फैसला सुनाए दे रहे हैं, जब उसका फैसला सुना देंगे तब ये सुनेंगे। अगर वो सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देने लगेगा तो सरकार की वो फजीयता होगी कि जो अभी बता रहे हैं पसमंदा समाज, वो बोहरा मुसलमान, मोदी जी को छुपाए मुंह कहीं नहीं मिलेगा, उनको सही झोला उठा के भागना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर? आज जो है फांस तो दिया आज सर। हाँ, आज जो उनकी थी, हमें लग रहा है CJI बड़ा तैयारी करके आया सॉलिसिटर जनरल की तुषार मेहता साहब की दलीलों पर वो टिक नहीं पा रहे थे। कोर्ट कहता था कि ये बात कैसे, तो कहते थे जस्टिस से कि साहब उसको इग्नोर कर दीजिए। हाँ, कई बार उन्होंने ये चीज कहा, इग्नोर कर दिया, तो उन्होंने कहा वही तो बात है, इग्नोर कर दें, उसी पर चर्चा हो रही। वो तमिलनाडु वाला एक उदाहरण लेके आए थे कि वहाँ मंदिर पुजारियों से जब उन्होंने ये पूछा कि क्या आप राम मंदिर से ट्रस्ट और इन सब कमेटियों में किसी मुसलमान को लेने के पास हैं कि इसमें कि खाली वक्त बोर्ड में ही ला रहे हैं, तो बोलती बंद हो गई। तुषार मेहता नहीं बोल पाए, तो नहीं बोल पाए। तो इस तरीके से अब ये लग रहा है कि कल भी बहस होगी इस पर, और कल क्या बहस में और बातें आएंगी, क्या सरकार की तरफ से रखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो संकेत मिले उसमें ये लगा है कि नया एक्ट जो है वो पूरी तरीके से सरकार ने उसको जो है पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं बनाया है जिस पर वो जवाब दे सके। उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात है, सबके मुंह आ रही है, जिसकी वजह से वो तो आज कई परतें अपने आप खुल गई, तो मेहता ने खुद खोल दी। हाँ, खोल दी, और सुप्रीम कोर्ट को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी कि हम एक्ट ला रहे हैं उसमें ये चीजें हैं और इससे भला होगा, तो कई जगह फंसते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम आदेश की बात बता दी, ये चीजें हम करने जा रहे हैं। अच्छा, जब उन्होंने जब ये सुना दिया इंटरिम ऑर्डर, तो वो कहने लगे साहब हमें और समय दे दीजिए सरकार की तरफ से। वो सोच रहे थे आज ये लागू ना हो जाए, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। तो भी कोर्ट ने कहा कि, और वो आखिर में ये भी कह दिया कि साहब सारे मुसलमान हम रहेंगे, सिर्फ 2 हिंदू की बात कर रहे हैं। पलट गए। पहले 8 की कहा था कि 8 मुसलमान होंगे, 24-22 कितना, तो 14 हिंदू होंगे, उसमें गैर मुस्लिम हो जाएंगे। फिर पलट गए जब वो इंटरिम ऑर्डर आया। तो अब लग रहा है कि इससे जो है वो कहीं ना कहीं सरकार अपना पक्ष रख नहीं पा रही। सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े एक कॉलेज है, लेकर लक्ष्मीबाई कॉलेज है, लड़कियों कॉलेज है। वहाँ की एक प्रिंसिपल है डॉक्टर प्रत्यूष वत्सला, वो अक्सर चर्चा में रहती हैं, कभी वो यज्ञ कराती हैं छात्रों से, कभी हवन कराती हैं, धार्मिक बहुत धार्मिक है। चूंकि उनको भी डीन ऊन बनना है, तो आजकल तो ये युग चल रहा है सनातन वाला, कुछ ऐसा करो कि लगे राज्यसभा मिल जाए, कुछ मिल जाए, किसी यूनिवर्सिटी की ना भी मिले, तो जैसे भाव नहीं उभरते दिल में कि हम झंडा लेके निकल जाएंगे, तो हो सकता है कि केरला, वो तमिलनाडु वाले राज्यपाल है एलन नबी, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी, तो जय श्री राम का नारा भी 2-3 दिन पहले एक प्राइवेट कॉलेज में लगवा रहे थे। तो हुआ क्या कि इस लक्ष्मीबाई कॉलेज में इन मोहतरमा जो प्रिंसिपल साहिबा हैं, इन्होंने स्टूडेंट के जो क्लासरूम थे उनको गोबर से लिपवाया
और कहा इससे ठंडक रहेगी, ये हमारे सनातन का प्रतीक अच्छा, है, ये देसी है। देसी है। और उस पे बताया क्या कि इस पे किसी ने प्रोफेसर ने पीएचडी किया है, वो ये लेके आया है थ्योरी, अच्छा प्रैक्टिकल। अच्छा अच्छा। तो वहाँ के दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं छात्र संघ के डूसू के, रौनक खत्री, हम्म, वो भाई साहब पहुंचे। पता चला प्रिंसिपल मैडम अपने ऑफिस में नहीं थी, उनके ऑफिस में 2 एसी लगी है, एक चलती हुई पाई गई। इसका पूरा वीडियो है, सारे सोशल मीडिया पे है, सब कुछ है। तो उन्होंने, रौनक खत्री ने भी उनके ऑफिस में कायदे से गोबर से खूब लिपाई की। गोबरी कर दी। उपले उपले भी पाथे, उनके मेज पे बाकायदा ट्रे में गोबर रखा गया। वो एक वाइस नहीं, तो प्रिंसिपल ये आई। तो ये तो उनकी रुचि का काम किया है हाँ, उन्होंने। और उन्होंने कहा, खुद साफ साफ आरोप लगाया डूसू के अध्यक्ष ने, रौनक खत्री ने, कि इनके यहाँ एसी लगी है और चल रही है, और कोई है नहीं, एक एसी चल रही है। लड़के जो बच्चे हैं जिन उनके क्लासरूम में पंखा ढंग का नहीं है, वहाँ गोबर से लिपाई करके ठंडी पहुंचाई जा रही है। फिर उनके बाथरूम में भी कायदे से गोबर ओबर लपेटा। हाँ, तो देखिए उन्होंने जो किया और ये, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उसको गलत माना। उन्होंने कहा कि आपको कोई प्रयोग करना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, आप अपने घर पे कीजिए, ये क्या गोबर लीप के आप ठंडा करोगे भाई, ये क्या है, क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं आप देखिए इसमें बहुत जो सबसे हास्यास्पद बात है और दुखद बात है कि प्रिंसिपल खुद लीप रही है दीवार। हम्म। भाई आप मजदूर से कराए होते तो लगता कि चलो ठीक है, हाँ, वो आप खुद आप अपनी उससे श्रद्धा आस्था दिखाते हुए कि किस तरीके से गोबर की वैल्यू है। और जनता के टैक्स से बना वो हाँ, कॉलेज और है, आप उसको लीप रही हैं आप अपना तो घर लीपिए। हाँ, और ये बता करके ये शुद्ध है, ये प्योर देसी है, और इससे भाई ठंडा रहेगा। तो तो एसी बहरहाल ना चलाओ आप भी तो बड़ा अपने। हास्यास्पद लग रहा है। लेकिन अब उसके जवाब में डेसू के छात्र संघ के नेता ने जो किया है बिल्कुल कि सही किया। जाके किया है, उसने कहा भाई ठीक नहीं, तो उसने तो उनकी श्रद्धा पर सहमति जताई हाँ, ना कि आप, उसने यही कहा। हाँ, आपके भी ऑफिस में हम करे दे हाँ, रहे हैं। आपका ऑफिस भी ठंडा रहे। लेकिन देखिए कितना मजाक है, अभी इस तरीके की प्रोफेसर और प्रिंसिपल रैंक का स्तर का आदमी ये सब करे सर, तो। जब हमारे प्रधानमंत्री कह सकता है कि सारे जितने पंचायत बनाते हैं वो सब मुसलमान है, मतलब अज्ञानता पे हंसी आती है। भैया कहाँ की इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री लिया ले आए हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो भी है इनकी डिग्रियां भी, उस पे भी तो आज तक नहीं बोल रहे हैं अपनी डिग्री पे। अब सर अगला मामला है, भाई मान गए भाजपा सरकार ने त्राहिमाम मचा रखा है, जहां ये सरकार बनाती है वही झूठ उसके बाद पलट जाती है। महाराष्ट्र में लाडली बेटी योजना एक बोले थे, 6 महीने पहले हाँ इन्होंने हाँ, घोषणा किया था, 2,500 देंगे। अब उसमें से 10,000 करोड़ रुपया उस बजट से कटौती करके 40 लाख महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया। दिल्ली में भी एक हफ्ते से हाई तौबा मची है, प्राइवेट स्कूलों के बिल महंगे हो गए हैं। जो योजनाएं इन्होंने कही थी हम लागू करें, वो लागू नहीं की हैं। सिलेंडर होली और दिवाली में मिला नहीं, वहां लोग चिल्ला रहे थे, होली में नहीं मिला भी। क्या कहेंगे सर? अब देखिए महाराष्ट्र का मामला तो एक सूबे का है। दिल्ली लाडली, में यही हाल है। हाँ, लाडली योजना का ना, जी। ठीक है, नहीं मैं बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर 40 लाख महिलाओं को 10,000 करोड़ वंचित बजट कर कम हो दिया गया। गया, बजट काट दिया। हम्म। तो ये तो देखिए जिसको आता है ना कि जुमला बोलना चुनाव में, हाँ, अमित शाह नारा जी कहे देना। ही थे तो जब 2014 के पहले कहा गया था कि हम 15 लाख ब्लैक, देंगे, हाँ, मनी लाएंगे, काला धन लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, तो सब जुमला और था। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल, और ये करेंगे। तो अब भाई देखिए ये चुनाव के लिए किया जाता है। अगर महाराष्ट्र में वहाँ की सरकार ने ये सब किया है तो बहरहाल अभी लोग बिला वजह कर रहे हैं। ये मान लें कि सरकार जो कहती है सब पर अमल नहीं करती है। और इसका सीधा ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, अगर नहीं करना होता ईमानदारी से तो कहे 40 लाख महिलाओं को अलग कर देती है। सर एक मामला है कि जैसे ही वक्त संशोधन एक्ट पास हुआ और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज की डेट लगी, तो ये महज सहयोग है या प्रयोग है कि कल ही नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। और उसमें आरोपी नंबर 1 है सोनिया गांधी, आरोपी नंबर 2 है राहुल गांधी, तीसरे नंबर पर सैम पित्रोदा, चौथी सुमन दुबे हैं। उसके 2 आरोपी मर चुके हैं, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी और आजकल फर्नांडिस। अब यही मोदी सरकार है 2014 में, इसने ईडी जब पूछा था कि भैया ये बताओ इसमें नशे हेराल्ड वाले मामले में क्या है, तो ईडी ने कहा नहीं भाई वो तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंपनी है, उसमें ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। ये 2012 में आदरणीय वो जो हमारे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने मुकदमा दायर किया था। अब वो तब से चल रहा था, ठंडे बस्ते में पड़ा था। अब अचानक चूंकि राहुल गांधी का इधर दौरा बहुत हो गया है गुजरात में और बिहार का चुनाव आ रहा है, और ये वक्फ बिल वाला मुसीबत हो ही गया है, वो केंद्र सरकार जान रही है वक्फ बिल में नौटंकी होगी, तो गोदी मीडिया उस पर डिबेट ना करने लगे, तो डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक कांड कर दिया है। बस बस बस।
अब उसमें यह है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में अगर 20 तारीख को डेट भी लगी है, राउज 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में डेट लगी है। राउज देखिए एवेन्यू कोर्ट के बारे में लोग जानते हैं कि वहाँ मुकदमे कम रहते हैं, तो 2-3 दिन से ज्यादा का समय लगता नहीं है फिर तारीख लगने में। तो क्या कहेंगे सर? अब आज सारा देश में कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है इसी अब मामले देखिए में। यही कांग्रेस का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये सियासी खेल खेला गया। देखिए ये मुकदमा अब टोटल सियासी लगने लगा है जी। और जब चाहो इसको छोड़ हाँ, दो। जैसे राजीव गांधी के जमाने हाँ, में एक था जमाने में चुनाव में था कि बोफोर्स कांड। हाँ ये दोनों अभियुक्त हैं, जमानत पर चल रहे हैं, सारे हाँ, बीजेपी वही के फिर लीडर कहेंगे और ये सब वो कहने लगते कि अब तो थे चार्जशीटेड कि कहेंगे, हाँ अब चार्जशीटेड मतलब हो गए। जैसे कातिल और ये हम्म। दोनों एक हैं। ईडी का जो मुकदमा इन पर है तो सोनिया गांधी जो है वो उस अभियुक्त के तरीके से हैं जैसे लगता है और रॉबर्ट वाड्रा पे भी 2 दिन से रावण पूछताछ हो रही हाँ, है। उनके दामाद से भी और एक 2007 का मामला जिसमें शायद- मनोहर लाल खट्टर कह चुके कुछ है ही नहीं है। सिसोदा और वो कौन सुमन जी हैं हाँ, उनके ऊपर भी वो तो है। नेशनल हेराल्ड वाले में है। हाँ तो बहरहाल अब ये तो सब चलेगा, चुनाव होने वाला है। तो लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। कल हम लोगों ने सुनाया था अशोक चक्कर वाला हाल वही है। और दर्द असली जो है ये बोर्ड वाला भी है हाँ, कि ये जो है कहीं कांग्रेस अगर सबसे बड़ी उसमें जो है वो बन गई थी विरोधी हाँ, पार्टी। एक सब बड़ा विचित्र मामला है कि पिछले साल आपको याद होगा कि 15 अप्रैल को ही पिछले से पिछले साल अतीक की गोली और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या जी हाँ, जी हाँ। 15 अप्रैल को कल था। अब बड़ा रोचक मामला था, एक बार हम लोग इसमें बीच में डिस्कस भी किए थे इस विषय पे कि कुछ पता नहीं है उस केस का क्या हुआ। अब उस केस में 2 साल बाद अब पहली गवाही शुरू हुई है, वो है तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश मौर्य की। पहली गवाही 2 साल हो गए वही वादी मेरा ख्याल है। हाँ, तब वादी भी वही है। और उस शासकीय अधिवक्ता संजय त्रिपाठी बताया कि अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी, तब इस पे आगे गवाही होगी। और उसमें एक आरोपी है सनी सिंह, उसको अधिवक्ता नहीं मिल रहा था तो कोर्ट ने रत्न शुक्ला को नियुक्त किया। और वही मजे की बात यह है 2 आरोपी जो और हैं लवलेश और उनके अधिवक्ता पेश ही नहीं हो रहे कोर्ट में। ये क्या है कानून में सर, क्या चल रहा है? देखिए आपको तो मालूम है कि 2 साल में पहली गवाही शुरू हुई अतीक है। और उसका भाई जब मारा गया जी, तो हाँ, लाइव मर्डर था। लाइव मर्डर लोगों ने देखा। अब वो लोग किसके आदमी थे या सच में वो लोग कौन से रखाए हुए थे मारना चाहते थे या किसी दूसरे गैंग ने ऐसा कराया, जो भी हो 35-36 पेशी पड़ चुकी है हाँ उसमें। वो लोग पत्रकार के भेष में वहाँ सवाल जवाब करने थे और तमाम उसमें सवाल उठे थे कि क्यों ले गई खुली गाड़ी में और सड़क पर उतार करके हॉस्पिटल और ये वो तो उसमें तमाम संदेह किया गया कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इनकी हत्या कराने की पहले से कोई साजिश रची गई थी। तो अब ऐसे मामले में क्या, जितना वो ठंडे बस्ते में रहे उतना अच्छा, क्योंकि जब परत खुलेगी तो बहुत सारी चीजें सामने बात आएंगी। सही कर रहे हैं। तो उस तरीके से मुकदमा ऐसे मुकदमे को धीरे 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 अपना चलाते रहते हैं। सर लाला रामदेव जो है, बाबा हम नहीं कहते उनको, लाला रामदेव, वो पिछले दिन वो शरबत वाला अपना गुलाब शरबत का उन्होंने वो किया था, वो घटिया सा विज्ञापन किया था, विज्ञापन ही कहेंगे वैसे तो, उन्होंने मीडिया में वीडियो जारी किया था और वो मुआवजा पे तमाम आरोप लगाए थे कि मदरसा चलाता है, मस्जिद चलाता है, जबकि शायद उनको पता नहीं हो, खैर ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि दिल्ली में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, उसके आईटी कॉलेज हैं, लॉ इंस्टीट्यूट है, उसके मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज उसके हैं हमदर्द के नाम से, उनको पता ही नहीं है, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। एजुकेशन के क्षेत्र बहुत सारे उसके इंस्टीट्यूट बहुत सारे वो काम करते हैं। 85% वो अपनी जो ट्रस्ट का प्रॉफिट होता है वो सीधे सीधे दान करते हैं, 15% रखते हैं। चौथी पीढ़ी उनकी चल रही है, सब शिक्षा और स्वास्थ्य में है। अब लाला रामदेव के खिलाफ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, इस समय राज्यसभा सदस्य हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने मंगलवार को क्या किया कि भोपाल के टीटी नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(a) और 299 के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का एप्लीकेशन दिया है और उस पुलिस से कह के आए हैं कि अगर 1 हफ्ते में आपने कार्रवाई नहीं की तो हम 156 दिन में कोर्ट जाएंगे। क्या कहेंगे लाला रामदेव की तो बड़ी फट फिट रही है भाई। और तब मतलब इतना जान, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, आप अपनी क्वालिटी बताओ। देखिए कि ये हिंदू मुसलमान का मामला था तो लोग चुप्पी साध गए कि छोड़ो जाने दो। लेकिन ये कि अब उसमें दिग्विजय सिंह जैसा, मतलब कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफी सीनियर लीडर है कांग्रेस के, मजे हुए, उनको ये लगा कि ये तो नफरत फैलाने वाले भाषण है और इससे तो अगर मतलब इस तरह की चीजों को छोड़ दिया जाएगा तो आगे और भी बात बढ़ेगी। तो उन्होंने इसको रोकने के लिए कि नफरती भाषण और नफरती पैगाम और अपने माल को बेचने के लिए इस तरीके से आपने शरबत का मुकाबला किया कि इससे नाम लिया उन्होंने, हाँ कि ये वाला जो है पीते हैं आप लोग
शरबत जिहाद। शरबत जिहाद है, हाँ शरबत जिहाद जोड़ दिया, यानी हाँ। ये भी यहाँ पर जो है मुसलमान को जिहाद कर रहे हैं शरबत बेच के, और मस्जिद इमाम बाड़ा अब बनेगा। पीढ़ियों से सर हम लोग मुआवजा और पीते आ आप रहे हैं। हमारा शरबत पियेंगे तो उससे आश्रम बनेगा। मतलब हमको याद है यहाँ लखनऊ में बड़ा मंगल होता है, बहुत जगह शरबत मुआवजा के बांटे जाते इससे हैं। ज्यादा बेहतरीन और प्योर कोई शरबत नहीं मंदिर मार्केट में में, टिक पाया। गुरुद्वारे में, हर जगह हम लोग खुद पीते अरे आए हैं गर्मी में पीढ़ियों जितने से। प्याऊ लगते हैं सब में यही शरबत पिलाया अब जाता वो असल में है क्या सर, आपका देखो एक बाबा है वो फराडी और धैर्येश्वर शास्त्री, वो बना रहे हैं हिंदू गांव, और ये बना रहे हैं हिंदू है। शरबत। नहीं देखिए, इसको दांव तो बहुत अच्छा मिला था। लेकिन ये फंस गए, हाँ ये गलत फंस पड़ गए, गई इनकी गोद, इनकी गोद गोद गलत फंस फंस गई। गई। हाँ ये भी सोच तो रहे थे कि इसके आड़ में हम अपना अब माल काम कुल निकाल ले जाएंगे। कुल मिला के देश को बनाना है सनातन हम्म। राष्ट्र, तो सनातन राष्ट्र में एक हिंदू गांव बना रहे हैं वो बाबा, ये बना रहे हैं हिंदू शरबत। तो हिंदू गांव में आप रहिए और उस लाला रामदेव का शरबत हिंदू पीजिए। शरबत पीजिए, और उस गांव से बाहर मत निकलिए, हाँ, वहीं रहिए, वहीं और राम वो राम वाला जपिए। शरबत ना खरीदी ना, उससे हाँ मस्जिद मस्जिद मदरसे हाँ, के मंदिर फंड ज्यादा बढ़े। मस्जिद में से बनने लगे, और ये जो बना रहे हैं उससे पता नहीं कौन सा देश का विकास करेंगे। वैसे आज तक मुझे नहीं जानकारी है, मैंने कई बार मेरे पास फोन आता है कि पतंजलि में भैया हमको दिखाना है, सिफारिश कर दो, नहीं 1 रुपए छूट नहीं मिलती है। पतंजलि ने क्या क्या किया है विकास के लिए? नहीं, भाई पतंजलि कोरोली के इन्होंने बनाया, पतंजलि के लिए शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक रूप से है। कोई काम नहीं किया इनको कोरोलिन पे इन्होंने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट गए वहां लालच मनानत हुई, इनको विज्ञापन निकाल के माफी मांगी, झूठे बोले ये इनके उनका कई। चेला दोनों फंस गए, हाँ शागिर्द जो दोनों, है। हाँ बाबा बालकृष्ण जी। हाँ अब एक मजेदार बात आया सर, आज फिर एक बार मैं आपने दर्शकों को कहूंगा कि मुझे पूरा यकीन है कि आदरणीय महामानव हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पक्का है, परम दोस्त हैं, और दोनों की रोज बात होती है जी। उसका एक उदाहरण और मिला है सर जी। अब जैसे हमारे यहाँ पूरा अब एक राइट विंग लगा जेएनयू को, कि जेएनयू में अर्बन नक्सली खाली पैदा होते हैं, जेएनयू में शिक्षा पद्धति बेकार है, जेएनयू का फंड कहीं रोका गया, जामिया का रोका गया। सेम अब कदम, और ट्रंप महोदय ने 100 दिन में तबाही तो मचा ही दी है अमेरिका में, ऐसी तैसी तो कर दी है। ये दोनों दुनिया के गजब नमूने हैं, और इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोगों की बात होती है, आदरणीय मोदी जी की और आदरणीय ट्रंप जी की। अब आदरणीय ट्रंप जी ने क्या किया, एक अमेरिका की बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड। हमारे देश में कई मंत्री हैं, कई लोग हैं, कई बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सब हार्वर्ड से पढ़े हैं। जैसे इनके मोदी जी की सरकार में निर्मला सीतारमण जेएनयू की पढ़ी हुई है, इनके विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जेएनयू के पढ़े हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि हार्वर्ड की $9 अरब के फंड को रोकने की धमकी दे दी है, और कहा कि नहीं कुछ नहीं। और आज से 140 साल पुराना ये यूनिवर्सिटी है दुनिया की, और इस यूनिवर्सिटी ने अमेरिका को 8 राष्ट्रपति दिए हैं। अब ट्रंप क्यों रोकना चाहते हैं हार्वर्ड का फंड? तो ट्रंप के प्रशासन ने जो हार्वर्ड को चिट्ठी भेजकर बताया, वो यहूदियों के लिए बड़ा चिंतित है कि भैया यहूदियों का बड़ा शोषण हो रहा है हार्वर्ड में, तो अगर आप यहूदियों को शोषण करोगे आपका फंड रोक देंगे। अब हमारे यहाँ जेएनयू जामिया तो खैर इतनी लोगों की हिम्मत नहीं है कि चिट्ठी का कड़ा जवाब दे पाए, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने सख्त इस पे जवाब दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति को, और 2 मुकदमे भी कर दिए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों ने, और उन्होंने वो मुकदमा सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप पे ही किया है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए ये है कि अमेरिका में जो है जी वो इकनॉमी जो है, अमेरिका की इकनॉमी जो है वो यहूदियों के कारोबार और उससे बहुत ज्यादा हाँ, दुनिया की बड़ी कंपनियां प्रभावित ज्यादातर है। वही हैं। और वहाँ पर एक तरीके से ये मान लिया जाए कि 70-30 का रेशियो मेरा ख्याल है कि 70% कारोबार पर यहूदी हावी है। जी तो अब यहूदियों का यह कहना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमारे समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव होता है, हाँ वहाँ के छात्र प्रोफेसर इन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। तो अब इस पर लेकर के, अब चूंकि फंड का मामला है तो सरकार कैसे एक्शन लेती, तो अब ट्रंप को ये समझ में आया, डोनाल्ड ट्रंप को, कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो है फंडिंग है इसको रोको। और जैसे ये हमारे कहो, जेएनयू जामिया के साथ किया तो गया। उन्होंने एक बाकायदा एक लिस्ट जारी कर दी, कई पॉइंट बना करके कि इनका यहाँ जो है वो तो हार्वर्ड ने सब खारिज कर दिया, हमारे यहाँ तरह नहीं है। जितना भी उन्होंने यहूदियों की वकालत करते हुए पूरे कई बिंदु बना के लिस्ट भेजी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कि ये लागू होगा तब पैसा जारी होगा, मदद कर।
तो लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने हाँ, और दो समूह प्रशासन हैं। ने इसको इनकार कर दिया और मुकदमा ठोक दिया। मैसाचुसेट्स की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दिया है। कर दिया, 2 हमारे यहाँ तो मुकदमे। इतनी हिम्मत नहीं कर पाते हैं अरे लोग। हमारे क्या कौन होता, पता चला वाइस चांसलर बुला के बैठा लेते हाँ, हैं वो अपने अपने ही बनाते हैं। एलन रवि इसी चक्कर में सुप्रीम कोर्ट से फजीयता उनकी हुई, 9-9 10-10 विधेयक में बीसी का ही तो तो इस मामला था। वजह से ट्रम्प प्रेशर बना रहे हैं और कोई वो वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी को इससे नुकसान पहुंचेगा इस तरीके से उनके एक्शन से, इसलिए जो है वो पूरी दुनिया इसको लेके हैरत में। हाँ, आज जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति ने कहा भी है कि 100 दिन जो ट्रम्प के हैं वो तबाही से भरे हैं। हाँ, तबाही से बच। तबाही से बने हैं, कुछ नहीं, खाली उल जुलूल चीजें हुई जैसे हमारे यहाँ होती रहती हैं, पिछले 10-11 साल से हो रही नहीं, आप हैं। बताइए कि आप उसका फंड रोक देंगे यूनिवर्सिटी का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, और इस वक्त मतलब दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े राष्ट्रपति और 8 राष्ट्रपति उसने दिए हैं अमेरिका को। अब इस तरह की बातें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।